आरती, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? जी हाँ। पता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। और संजोग देखो, मेरे माँ बापों को भी तुम पसंद आ गई, और शायद तुम्हारे माता पिता को मैं। पर एक बात बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ, ये तुमसे तो पूछा गया था ना? जी नहीं। अरे ये क्या बात हुई? जिसकी शादी होनी है कम से कम उससे तो पूछा ही जाना चाहिए। जी हमारे गांव में लड़कियों से नहीं पूछा जाता है। ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने तो आपको ठीक से देखा भी नहीं था, बस एक नजर ही देख पाई थी। अरे पर तुम तो मेरे सामने ही बैठी थी उस दिन। जी बैठी तो थी, पर नजर उठाकर आपको देखने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तो लो, अब देख लो, क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं बचा है। अब तो हो गया अपना ब्याह, अब तो तुम्हें जीवन भर यही चेहरा देखना पड़ेगा। असल में आरती एक बहुत छोटे से गांव में रहती थी। उसकी शादी बगल के गांव सूरजपुर के रहने वाले अनिल के साथ हुई थी। अनिल बहुत ही भोला और सीधा आदमी था। फिर 2 दिन बाद। अरे वाह, ये पराठे किसने बनाए? क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहा है? ये आपके हाथ का स्वाद तो नहीं है माँ? ये तेरी भाभी ने बनाए, तभी तो मैं कहूँ माँ ये पराठे बहुत स्वाद बने। भाभी है कहाँ? वो नहाने गई है, आती ही होगी। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई कि भैया को आप जैसी पत्नी मिल गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे आप नहीं जानती इन्हें, एक नंबर के भोलू चंद है। मैं तो हमेशा माँ से कहता था कि देखना कोई लड़की कभी घास नहीं डालेगी इन्हें, लेकिन किस्मत देखो हमारे भैया की, कितनी सुंदर भाभी लाए हैं। लता और हरिया के घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। बड़ा बेटा अनिल जितना सीधा और शरीफ था, छोटा बेटा सुनील उतना ही शरारती और मस्करा। धीरे धीरे नई बहू आरती ने अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। अब तो आरती और सुनील की भी अच्छी पटने लगी थी। सुनील भैया, बताइए खाने में क्या खाएंगे? हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं भाभी? हाँ, हर रोज मैं घर के बड़े लोगों से पूछती हूँ, मगर कभी घर के सबसे छोटे से भी तो उनकी पसंद पूछनी चाहिए ना। कसम से भाभी, आज आपने बता दिया कि आप कितनी अच्छी हैं, वरना मुझसे तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है। वैसे भाभी मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना भैया। यहाँ नहीं भाभी, अगर माँ पापा ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। आप एक काम करो, जब आपका काम पूरा हो जाए तो हम छत पर बात करेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर सुनील छत पर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद आरती भी वहां आ गई। अरे वाह, छत पर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा मौसम है। अरे भाभी आपको इस मौसम की पड़ी है, और यहाँ मेरे जीवन में पतझड़ आने वाला है। मेरी मदद करो भाभी। मैं कुछ समझी नहीं भैया। भाभी वो कमलापुर का नाम सुना है ना आपने? वहाँ एक लड़की रहती है ऋतु, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये भगवान, ये क्या कह रहे हो भैया? प्रेम विवाह करना चाहते हो आप? हाँ भाभी, लेकिन ऋतु को देखने रिश्ते वाले आने लगे हैं, और उसकी जल्दी ही किसी से शादी हो जाएगी। उधर उसकी जान सूख रही है और इधर मुझे चैन नहीं आ रहा। अब अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। सुनील ने भोली भाली आरती को बड़ा खतरनाक काम सौंप दिया था, पर आरती ने भी अपने सास ससुर से जिद करके उन्हें मना लिया, और आखिरकार सुनील की शादी ऋतु से हो गई। ऋतु एक अमीर जमींदार की बेटी थी। ये क्या माँ जी, आप लोग चूल्हे पर खाना बनाते हो? हाँ छोटी बहू। क्या माँ जी, आजकल चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? अरे मैं बनाती हूँ ना, तेरी जेठानी आरती बनाती है, और हमारे गांव की तो सारी औरतें बनाती हैं। माँ जी, अब तो गैस चूल्हे का जमाना है, न लकड़ी का झंझट, न धुएं की चिंता, और न ही फूकने की टेंशन। हाँ वो तो मैंने भी सुना है, पर रोटी में गैस तो नहीं भरती होगी ना? क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब के बाद हम गैस चूल्हे पर खाना बनाएंगे। ठीक है छोटी बहू, जैसा तुम ठीक समझो। उम्र और रिश्ते दोनों में छोटी होने के बावजूद ऋतु सामने से आरती को काम बताती रहती, पर घर में कलेश ना हो ये सोचकर आरती कुछ नहीं कहती। इस तरह धीरे धीरे ऋतु ने आरती और लता दोनों को गैस चूल्हा जलाना सिखा दिया। और फिर एक दिन जब आरती उसी गैस चूल्हे पर खाना बनाने जा रही थी, तभी उसके हाथ से कुकर छूट गया, जिससे गैस चूल्हा थोड़ा चटक गया। ये क्या कर दिया तुमने? चूल्हे पर खाना बनाने वाली तुम्हें चाहे लाख सिखा लो, लेकिन तुम रहोगी गवारी। ये कैसी बात कर रही हो तुम ऋतु? ये गलती से हुआ मुझसे, और वैसे भी मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम इस तरह मुझसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ तो मैं क्या करूँ? मेरे पापा ने इतना महंगा चूल्हा दिया था मुझे, तुम्हें पता भी है कितने का आता है ये शहर से? ना तो मुझे पता है और ना ही जानने का शौक है, समझी तुम? शौक? अरे पैसा चाहिए, औकात चाहिए, समझी? आइंदा से कभी मेरे गैस चूल्हे को हाथ मत लगा लेना, समझी?
ना मेरे चूल्हे को और ना मेरे फ्रिज को। ठीक है ऋतु, अब तो यही सही रहेगा। उस दिन आरती बहुत रोई। उसे ऋतु से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी लता ने ऋतु को कुछ नहीं कहा। शाम को जब अनिल काम से लौटा तो आरती उसे छत पर ले गई। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। रुको, मैं अभी माँ और ऋतु से बात करता हूँ। मत करिए, माँ जी पूरी तरह से उसकी बातों में आई हुई हैं और ऋतु के अंदर से भी उसका पैसा और घमंड बोल रहा है। आज से ये छत ही मेरी रसोई है और हम दोनों आज से यही खाना खाएंगे। ठीक है आरती, तुम जैसा कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पूरे 2 दिन बीत गए लेकिन बारिश नहीं थमी, जिसकी वजह से पूरे गांव में धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने बाढ़ का रूप ले लिया। अरे ऋतु, देख तो घर में पानी घुस रहा है। अब क्या होगा माँ जी, अब हम क्या करें? सबसे पहले तो रसोई में से अपना गैस चूल्हा उठा। अब ऐसा कर, ऊपर छत पर ले चल उसे, वहाँ आरती की रसोई में ले जाकर रख दे उसे, वो मना नहीं करेगी। डर के मारे ऋतु ने गैस चूल्हे को वहीं छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागी। उसने देखा कि लता और पूरा परिवार आरती की छप्पर वाली रसोई में दुबका बैठा है। वो बारिश में भीगती रही, पर आरती की रसोई के अंदर आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में लड़ लेना जितना भी लड़ना है, फिलहाल अंदर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी देवरानी जी। ऋतु आखिरकार मजबूर होकर आरती की रसोई के अंदर आ ही गई। फिर आरती ने कहा, शाम को साग और रोटी बना रही हो, ऋतु तुम खा लोगी ना या कुछ और बनाओ तुम्हारे लिए? आरती की बात सुनकर ऋतु की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। वैसे ये मिट्टी वाला चूल्हा भी इतना बुरा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है पर खाना अच्छा बनता है इस पर। भाभी आप सिखाएंगी मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना, क्योंकि मेरा गैस चूल्हा तो नीचे ही रह गया पानी में। ऋतु की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और आरती की छत की रसोई और उसके चूल्हे ने पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया। सलोनी अपने केबिन में बैठी हुई होती है, तभी ऑफिस बॉय उसके लिए कॉफी लेकर आता है। ये लीजिए मैडम आपकी कॉफी। हाउ डेयर यू, बिना मेरी परमिशन के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कुछ मैनर्स है या नहीं? ओह, वैसे तुम गरीबों को कौन सी सेंस होती है? अब बाहर जाओ और पहले मेरे केबिन का गेट नॉक करो, उसके बाद ही अंदर आना। और हाँ, मे आई कम इन बोलना, तभी अंदर आना। उसकी बात सुनकर ऑफिस बॉय वापस बाहर जाता है और दरवाजा नॉक करके कहता है, क्या बोलना था? वो क्या बताई थी मैडम? मी कम कम मेम साहब। हाँ मेम साहब, मी कम कम। उफ ये गवार, हाँ आ जाओ अंदर। ऑफिस बॉय अंदर आकर उसे कॉफी देता है, लेकिन गुस्से में सलोनी वो कॉफी उसके ऊपर गिरा देती है। मेम साहब, ये आपने क्या किया? ये तुझ गरीब की सजा है, समझा? तभी सलोनी के पापा वहाँ आ जाते हैं। ये तुमने क्या किया सलोनी? तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तो कोई भी ऑफिस बॉय यहाँ 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। मेम साहब, गरीबों के साथ ऐसी बदतमीजी ठीक नहीं। भगवान करे कल को आपको भी गरीबी के दिन देखने पड़े। सलोनी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, जो कि गरीबों को अपने पैर की धूल समझती थी। वो बड़ी घमंडी थी। ये तुमने क्या किया सलोनी? ओह कम ऑन डैड, इन गरीबों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। तभी वहाँ उनकी कंपनी में काम करने वाला रोहित आता है। मे आई कम इन सर? यस सर, ये फाइल रेडी है, आप चेक कर सकते हैं। रोहित को देखते ही सलोनी का सारा गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि मन ही मन वो रोहित को पसंद करने लगी थी और रोहित भी उसे पसंद करता था। लेकिन रोहित उनकी कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था, साथ ही अपने घर में कमाने वाला भी वो इकलौता ही था। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां रोहित पर ही थी। सलोनी ने बार बार रोहित को शादी के लिए फोर्स किया, जिस कारण रोहित भी उसे इनकार नहीं कर पाया और कुछ दिनों बाद सलोनी ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। रोहित का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, जहां हर खर्च सोच समझकर करना होता था। शादी के कुछ दिन बाद, रोहित मुझे 20,000 रुपए चाहिए। क्या? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? शॉपिंग पर जाना है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने अपने लिए नए कपड़े ही नहीं बनवाए। लेकिन अभी तो हमारी शादी को महीना भर ही हुआ है। शादी पर वैसे भी तुमने कितने सारे कपड़े बनवाए। हाँ तो मेरा फिर मन है कपड़े बनवाने का। लेकिन सलोनी तुम समझो, अगर मैं 20,000 तुम्हें दे दूंगा तो बाकी सब घर खर्च चलाने में मुझे दिक्कत हो जाएगी। गुस्से में सलोनी वहाँ से चली जाती है। उनकी शादी के कुछ दिनों बाद से ही उनमें झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि सलोनी की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर भी रोहित उसे खुश रखने की कोशिश करता था। ऐसे ही एक रोज, माँ सलोनी का है?
बेटा सलोनी तो बाजार गई हुई है, काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें। सलोनी को अच्छा लगेगा। वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है, अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका कैटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। एक सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके ही घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार है ना? मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा आराम से, कोई बात नहीं, सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे, हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे, आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है। अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ मैं अभी आता हूँ। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है? तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है, सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे। अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित, ये क्या, माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है, वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है, और यहाँ फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा, और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा, जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है, अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। पापा, ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं। इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच, कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहाँ से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है, और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था, और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी की बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी, आना यार, थोड़ा और डांस करते हैं, तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार, बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है, चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार, मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक काम करो, तुम लोग करो डांस, मैं भी आती हूँ। सलोनी बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ, तुम्हें काम तो नहीं है ना? नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप हुआ। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया।
क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे तो कह सकती हो। रोहित, मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती। बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको, मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसे स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है।